अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। अच्छा बच्चों, आज यहाँ पर एक छोटा-सा क्विक समरी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो एमसीक्यूज़ का टेस्ट आज देने जा रहे हैं, सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर के एंड के पोर्शन का यहाँ पर टेस्ट है, तो उसमें सबसे पहली बात आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह पढ़ाई गई थी, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो पोर्शन थे, उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का आपको आइडिया होना चाहिए। उसमें ये डिस्कस किया था कि भाई किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। सही ना? तो सारे क्वांटम नंबर जो हैं वो कभी भी सेम नहीं होते। जब भी एक एटम में कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन्स आप चूज करेंगे और उनके क्वांटम नंबर निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई क्वांटम नंबर दूसरे इलेक्ट्रॉन से लाजमी तौर पे डिफरेंट होगा। तो सारे क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं होते। अच्छा, उसके बाद दूसरा यहाँ पर जो प्रिंसिपल आपको याद रखना है, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल का थीम सिंपल ये है कि भाई वो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर होता है। ये ऑफ-बॉ प्रिंसिपल का हमारे पास थीम है। तो इस प्रिंसिपल की बेसिस पे हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, और आपको एटम्स की, आयन्स की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखनी आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बेरिलियम का एटम दिया हुआ है जिसका कि एटॉमिक नंबर 5 है और आपसे कहा जाता है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो कॉन्फ़िगरेशन सिंपल होगी 1s2 2s2 एंड 2p1 करके लिखी जाएगी। इसी तरह से अगर आपको सपोज करें कोई आयन दे दिया जाता है, ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, -2 चार्ज है, एन आयन है, और उसमें कहा जाए कि कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो एटॉमिक नंबर 8 का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, -2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने और गेन कर लिए, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब आप 10 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6, इस तरह से बनेगी। तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है वहाँ पे लिखनी सिखाई थी, तो वो आपने आपको जो है रिव्यू करना है। देन उसके बाद तीसरा जो था यहाँ पर वो हंट्स रूल था। तो हंट्स रूल का सब लोगों को आइडिया होना चाहिए। हंट्स रूल में जो है वो सब ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन पे बात की गई थी कि ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तो हमने वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। जैसे पी ऑर्बिटल है, तो पी के सब ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है। अगर पी में सपोज करें कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इक्वल होगी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में, 1 इलेक्ट्रॉन पी वाई में, 1 इलेक्ट्रॉन पी जेड में होगा। इसी तरह से अगर पी में सपोज करें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, या 5 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, या 6 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इक्वल होगी। यानी अगर सपोज पी में 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पी वाई में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन पी जेड में होगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा पी एक्स में होगा। और फिर इसमें एक चीज ये भी थी कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टाइम इन सब ऑर्बिटल को फिल करते हैं, तो उनकी स्पिन एक दूसरे के पैरेलल होती है, और सेकंड टाइम जब फिल करेंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की स्पिन पहले वाले इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये चीज जो है वो हमने डिस्कस की थी। अच्छा, हंट्स रूल के बाद उसके अलावा आपको जो एक और रूल पता होना चाहिए यहाँ पर, वो एन प्लस एल रूल का थीम है। तो एन प्लस एल रूल पता होना चाहिए। एन प्लस एल रूल ऑफ बॉब प्रिंसिपल को काफी हद तक जस्टिफाई करता है। अगर आपको रैंडम दो ऑर्बिटल दिए जाए और कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर होगा, तो आप सबकी एन प्लस एल की वैल्यू निकालेंगे। जिसका एन प्लस एल छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंटर होगा। जिसका एन प्लस एल बड़ा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में एंटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्बिटल आपको दिया हुआ है 5p, और उसके कंपैरिजन में दूसरा ऑर्बिटल दिया हुआ है 3d, और पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पहले किसमें एंटर होगा। तो n प्लस एल निकालें। 5p के लिए n की वैल्यू होगी 5, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होगी 1। तो जब आप n प्लस एल यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6। 3d के लिए n की वैल्यू होगी 3, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होगी 2। तो जब आप n प्लस एल निकालेंगे तो n प्लस एल यहाँ पर हो जाएगा टोटल 5। तो जिसका n प्लस एल लेसर होगा वो पहले फिल किया जाएगा, यानी कि 3d वाला पहले फिल होगा। जिसका n प्लस एल ग्रेटर होगा वो बाद में फिल किया जाएगा। फिर इसमें हमने एक केस ये डिस्कस किया था कि समटाइम्स दो ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू कभी कभी सेम हो जाती है। अगर दो ऑर्बिटल की कभी n की वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में फिर n की वैल्यू देखी जाती है। जिसका n छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले एंटर होता है। तो ये चीज जो है वो रेगुलर लेक्चर में पढ़ाई गई थी। अच्छा, उसके अलावा एंड की कुछ टर्म्स हैं चैप्टर की, उसका आइडिया होना चाहिए एमसीक्यूज का टेस्ट के लिए। उसमें सबसे पहली चीज आपके पास एटॉमिक रेडियस की टर्म थी जो डिस्कस की थी। क्विकली इसको मैं समराइज कर दूं कि एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करने के दो तरीके थे, दो सिंपल तरीके थे। कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है
न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जो है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एक तरीका ये था डिफाइन करने का। और दूसरा तरीका डिफाइन करने का ये था कि अगर दो एटम्स हैं और वो एक दूसरे के बराबर में रखे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के एडजेसेंट में रखे हुए हैं, तो आप क्या करें कि उनके न्यूक्लियस का डिस्टेंस मेजर कर लें कितना आता है। तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस मेजर करें, और ये जो भी डिस्टेंस आता है, सपोज करें कि ये डिस्टेंस यहाँ पर आता है डी, तो आप इस डिस्टेंस का हाफ कर दें। तो जब आप इस डिस्टेंस का हाफ करेंगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो होगा, इसको नाम दिया जाएगा रेडियस का। ये चीज याद रखिएगा कि एटम का जो रेडियस होता है, ये रेडियस डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे किसी भी एटम में, उसका जो एटॉमिक रेडियस होगा, एटॉमिक साइज होगा, वो उतना ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। तो ये आइडिया ध्यान में रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा एक टर्म यहाँ पर आई थी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की टर्म आपके चैप्टर के अंदर थी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाम है एनर्जी का, और इसका यूनिट भी एनर्जी वाला होता है, यानी कि किलो जूल पर मोल। कॉन्सेप्ट सिंपल ये था कि अगर आपके पास कोई एटम है और आप उस एटम को गैस की स्टेट में रखे हुए हैं, आप उस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी प्रोवाइड करने के नतीजे में उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है कि वो एटम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कैटाइन में। तो जब किसी एटम को इतनी एनर्जी दी जाए कि वो एटम कैटाइन में कन्वर्ट हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो जो एनर्जी दी जाएगी उसको नाम दिया जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल का। तो ये एक एंडोथर्मिक चेंज होता है, ये इस तरह से। अच्छा, इसी की एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट जो था वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो सिंपल सा इस तरीके से चल रहा है कि अगर आपके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जो होते हैं वो हाई एनर्जी के होते हैं। अगर आपके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है और आप उसको एटम के वैलेंस शेल में एंटर करना चाहते हैं, तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के वैलेंस शेल में एंटर होता है, तो उस वक्त वो एनर्जी को रिलीज करता है। तो वो एनर्जी जो फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है एटम के शेल में एंटर होते वक्त, तो उस एनर्जी को नेम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। फर्क ये होता है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा होता है, तो एटम जो होता है वो कन्वर्ट हो रहा होता है यहाँ पर एन आइन में। तो ये चीज याद रखिएगा कि भाई अगर आप किसी एटम को एनाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। और जब किसी एटम को कैटाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का ताल्लुक फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन से, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ताल्लुक जो है वो फॉर्मेशन ऑफ एन आइन से है। तो एक ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब ये किसी भी तरह से पूछा जाए इक्वेशन की फॉर्म में, तो इसका आपको आइडिया जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। और सबसे एंड में आपके पास जो टर्म आती है, ये टर्म आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जब डिफाइन किया जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर दो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हुई है, और इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को उनके न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कुछ यूं हम इसका कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर दो एटम्स हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है इनके दरमियान में कहीं पे शेयर्ड है। फॉर एग्जांपल, इनके दरमियान इस जगह पे इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो यहाँ पे शेयर्ड है। तो उसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है उसको जो लेफ्ट वाला एटम है उसका न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन के पेयर को राइट वाला एटम जो है उसका न्यूक्लियस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर पर जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, इस अट्रैक्शन को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जो कम अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, जो कि 4.0 होती है, और सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, जो कि 0.7 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से ये चीज भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये आइडिया ध्यान में रखिएगा। तो इतना पोर्शन एंड का था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो इसको क्विकली समराइज यहाँ पे करने की कोशिश की है। आई होप कि बात समझ में आई होगी। तो एमसीक्यूज का टेस्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर इसमें बताएगा कहाँ पे मसला आता है। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।